हेलो एंड वेलकम। एसआईपी से कमाई के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी बेहद जरूरी है। आम्फी के जुलाई नंबर्स आ गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड, और जो आंकड़े आए हैं काफी दिलचस्प आंकड़े हैं। हम बात करेंगे इन आंकड़ों पर, लेकिन सबसे पहले एक बार मैं नंबर्स बता देती हूं। देखिए, एसआईपी कंट्रीब्यूशन एक बार फिर से बढ़ा है। एसआईपी कंट्रीब्यूशन की जुलाई में अगर हम बात करें तो आम्फी ने जो नंबर जारी किए हैं वो ये हैं कि 31,781 करोड़ रुपए से बढ़ करके अब एसआईपी कंट्रीब्यूशन 31,961 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन इस एसआईपी कंट्रीब्यूशन के बढ़ने में जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है वो ये कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी घट रही हैं, यानी इक्विटी के ऊपर से कहीं ना कहीं निवेशकों का शायद भरोसा डगमगा रहा है। क्यों ऐसा कह रही हूं? क्योंकि नंबर्स ये बता रहे हैं 28,961 करोड़ रुपए का जो इक्विटी फंड इनफ्लो था पिछले महीने यानी जून में, वो अब घट करके 24,685 करोड़ रुपए पर आ गया है। स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूं इनफ्लो की, तो स्मॉल कैप में 5,602 करोड़ रुपए से बढ़ करके इनफ्लो 7,767 करोड़ रुपए पर आ गया है। मिड कैप इनफ्लो की अगर हम बात करें तो ये 6,192 करोड़ रुपए पर आ गया है, पर पिछले महीने ये 6,090 करोड़ रुपए पर था, यानी बढ़त यहां भी दिखाई दे रही है। हालांकि लार्ज कैप फंड्स के ऊपर से भी कहीं ना कहीं निवेशकों का भरोसा शायद घटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में हुआ है नेट आउटफ्लो। इनफ्लो की बात अभी हम कर रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप में इनफ्लो आया है, लेकिन यहां पर आउटफ्लो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस दिखा रहा है निवेशकों को। 1,322 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो हुआ है। एसआईपी में 31,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, ये तो बता रहा है कि बाजार के ऊपर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है, लेकिन इक्विटीज के ऊपर यह भरोसा नहीं है। तो आखिरकार निवेशक किस स्ट्रैटेजी के तहत निवेश कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। संदीप बागला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका ओवरव्यू जानना चाहते हैं, आउटलुक जानना चाहते हैं भारतीय बाजार को लेकर के। वॉलेटाइल काफी रहा है, एक समय पर रिकवरी भी आती दिखाई दी, लेकिन एक बार फिर से अनसर्टेनिटी बाजार में दिखाई दे रही है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी कम नहीं हो रही हैं। क्रूड भी एक बार फिर से बढ़त की तरफ जा रहा है। अभी बाजार का आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम बाजार की बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम किस समय के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें 1-2 महीनों के लिए, और तो देखा जाएगा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज मूव करेगा, ऐसा हमें लगता है, ब्रॉड मार्केट्स। और आउटलुक थोड़ी अनसर्टेन है, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि तेल जो है, ऑयल, क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल प्राइसेस हैं, वो वापस $90 के आसपास जा रहे हैं। और ऐसा विशेषज्ञों का मानना जाता है कि अगर वो $100-110 हो जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक रेड सिग्नल है, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे काफी नेगेटिव असर पड़ता है। करेंसी पे भी असर पड़ता है, फ्लोज पे असर पड़ता है, और इंपोर्ट्स जो है वो शॉर्ट टर्म में कम नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करेंसी पे थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ता है जी। तो ये अनसर्टेनिटी है। ग्लोबल मार्केट में एक और जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि जो डेटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूएस के हाइपर स्केलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, करीब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस साल $800 बिलियन का कैपेक्स होगा। तो उस कैपेक्स का फायदा इंडिया को भी है। इंडिया में भी डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, और उसका भी फायदा इंडिया को आएगा। पावर सेक्टर, ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया में भी ग्रोथ की आशंका है, और ये हम देख भी रहे हैं कि उन कंपनियों का ग्रोथ काफी ज्यादा हो रहा है। तो देयर आर काफी सारे फोर्सेस हैं, काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, और इसके लिए मार्केट ये निर्धारित नहीं कर पा रहा है कि हमें डिसाइसिवली किस तरफ मूव बनना है। लेकिन अगर यही नजरिया अगर हम 2-3 साल या 5 साल का रखते हैं, जो हम म्यूचुअल फंड निवेशकों को हम कहना चाहते हैं कि आप एक आदत जैसी बना लीजिए इन्वेस्ट करने की, और लंबे समय तक आप अगर बने रहेंगे तो इंडिया का ग्रोथ काफी हद तक निश्चित है। हमारी जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक्स है, 29 साल की एवरेज औसतन एज है, ये बढ़ती जाएगी। लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आएंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, कंपनियों का विकास होगा, नई कंपनीज लिस्ट होगी,
तो लंबे समय तक आप अगर बने रहें, लंबे समय तक मतलब 3-5 साल अगर बने रहें, तो ये जो आज की दुविधा है या मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ये आपके लिए एक वरदान बनेगा। और आप इस समय आप अगर निवेश करते रहें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मार्केट में थोड़ी आशंका है, अभी दुविधा है, लेकिन ये कम समय के लिए मेरे हिसाब से, और कुछ दिन बाद ये बादल कम हो जाएंगे, तब फिर हमारा मार्केट फिर चलेगा। जी सर, एक बहुत कॉमन सा टर्म आजकल मार्केट में यूज होने लगा है जब से जियोपॉलिटिकल टेंशन और मिडिल ईस्ट टेंशंस आई हैं। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, दैट इज टाको इफेक्ट बेसिकली मार्केट में बोला जा रहा है। ये टाको थ्रेट अभी भी बाजार पे बना हुआ है क्या? देखिए, ट्रम्प एक ऐसे नेता हैं जो ज्यादा बोल जाते हैं कभी कभी, और इसके कारण मार्केट को लगता है कि वो जो कहते हैं उस पर वो अमल नहीं करते। बट जी मेरा मानना है कि फ्रॉम अ रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आज जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, ये काफी महीनों से चल रहा है। और देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। ब्रेंट के प्राइसेस $90 पे वापस आ गए हैं। और अभी इससे जो जियोपॉलिटिकल माहौल बना है, उसमें अगर हम निवेशकों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रम्प चिकन आउट करेगा कि नहीं। हमें देखना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, हम उन्हें जी कैसे मीट करेंगे, हमें कितने लंबे समय तक कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है, हमारा एसेट एलोकेशन क्या है, हमने अपने एडवाइजर से बात की है कि नहीं। देखिए, दुनिया में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, पावर स्ट्रगल्स लगी रहेंगी, कभी शॉर्टेज, कभी वेदर वेदर रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, तो मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हमें अपना जो उद्देश्य है उस पे अमल रहना है, उस पे सटीक रहना है, और हमें निवेश करते रहना है। तो मेरा मानना है कि ये सब बातें हैं, मार्केट में हेडविंड्स हैं, और ऐसा हो सकता है कि मार्केट 2 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया है इक्विटी मार्केट ने ब्रॉड लेवल्स पे। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं, जैसे हमारा खुद का स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स है, जिन्होंने काफी अच्छा अल्फा जनरेट किया है। जी तो ऐसी नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आपको एक अच्छे फंड मैनेजर, अच्छे एडवाइजर की सलाह के साथ में इन्वेस्ट करते रहना है। और इंडिया का ग्रोथ काफी हद तक निश्चित है, आने लंबे समय तक, काफी सालों तक ये रहेगा। तो कंपाउंडिंग होगी, तो आपको हमें इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, कुछ सेक्टर्स हैं क्या आपकी नजर में जहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इन सेक्टर्स में हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा फायदा होगा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने में? देखिए, मेरी सलाह टिपिकली ये रहती है एक निवेशक के लिए जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, कि आप डाइवर्सिफाइड में बने रहें। बिकॉज जो फंड मैनेजर है वो स्पेशलिस्ट है, वो जानता है कि कौन से सेक्टर्स में तेजी आने वाली है, और वो उसी हिसाब से अपने फंड का पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव ला सकता है, रीबैलेंस कर सकता है। लेकिन अगर आप जानना चाहती है कि हमारे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में हम कौन से सेक्टर्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे जी हैं, तो हमें लगता है कि कुछ मेगा ट्रेंड्स हैं जो इंडिया में नेक्स्ट 15 साल तक बने रहेंगे और काफी समय से चल भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीमियम कंजम्पशन है। आज की जो नई पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि नए नए एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करें। तो इसके इससे जो जुड़ी हुई सेक्टर्स हैं, प्रीमियम कंजम्पशन है, लिकर है, होटल्स हैं, ट्रैवल है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, प्रीमियमाइजेशन ऑफ गुड्स है, हॉस्पिटल्स हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे जो सेक्टर्स हैं, इनमें एक सेकुलर ग्रोथ आएगा। लेकिन अगेन देखिए, ये अभी हो सकता है कि वैल्यूएशन बढ़े हुए हों, शायद शायद करेक्शन हो जाए, लेकिन ये हमें लगता है कि लंबे समय तक अगर आप उसमें बने रहें, मेगा ट्रेंड के साथ जुड़े रहें, तो डेफिनेटली ये सेक्टर हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। कुछ सेक्टर्स हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। अगर हमें भारत में ग्रोथ चाहिए लंबे समय तक, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च न करें, हम कैपेक्स ना करें। डेटा सेंटर्स भी आएंगे इंडिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफी ग्रोथ होगा। तो कुछ सेक्टर्स जो उससे जुड़े हुए हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। पावर सेक्टर अच्छा लगता है, इसमें कुछ चुनी हुई कंपनीज अच्छी लगती हैं। अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ऐसी थीम्स हैं जो हमें लगता है कि इंडिया की ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई है। और कुछ ऐसी भी थीम्स हैं, जैसे फार्मा है, फॉर एग्जांपल सीडीएमओ, एपीआई हैं। ये जो ड्रग्स हम बनाते हैं इंडिया में, इसकी काफी एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, पर इसमें भी हमें लगता है कि काफी स्कोप है। और ये कुछ सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट्स, फार्मा कभी कभी अच्छा लगता है, कुछ कंपनियां अच्छी लगती हैं उसमें। तो ये जी सब सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं। ओके।
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर आते हैं सर। थोड़ा सा जो अभी मैंने आंकड़े बताए उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंक्लूजन आने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि एसआईपीज तो बढ़ रही हैं, नो डाउट बढ़ रही हैं और निवेशकों का भरोसा दिखा रही हैं कि बाजार पर बना हुआ है, लेकिन इक्विटीज में एसआईपीज नहीं बढ़ रही हैं। इक्विटीज में अगर हम देखें तो नंबर्स लगातार घट रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब नंबर घटते हुए दिखाई दिए हैं, हमने पिछले भी नंबर्स देखे थे और लगातार इक्विटी इनफ्लो जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप पे भरोसा है, लार्ज कैप पर भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां तो आउटफ्लो हो गया है 1000 करोड़ से ज्यादा का। अब ऐसे सिचुएशन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पिक्चर कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि एसआईपी जो आ रहे हैं 31-32 हजार करोड़ के हर महीने, ये मोटा मोटी इक्विटी फंड्स में ही आ रहे हैं। कुछ क्या हो रहा है कि कुछ निवेशकों ने, जिन लोगों ने 5-10 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, वो अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बिकॉज मार्केट ने रिटर्न्स थोड़े कम दिए हैं। कुछ पैसा निकल के रियल एस्टेट में जाता है, कुछ पैसा बाकी कामों में भी जाता है, तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग और उसे री इन्वेस्ट करते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो औसतन 3,000 रुपए की एसआईपी करते हैं पर मंथ, वो जो है, वो जो रिटेलाइजेशन का प्रोसेस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एमफी मिलके कर रही है, वो बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ रहे हैं और छोटी छोटी एसआईपीज कर रहे हैं डिफरेंट फंड्स में, डिफरेंट म्यूचुअल स्कीम्स में, और इससे एसआईपी का धारा बढ़ रही है, फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन वो मोस्टली इक्विटी फंड्स में ही हो रही है। तो ऐसा कहना शायद गलत होगा कि इक्विटी मार्केट से भरोसा उड़ गया है। भरोसा रिटेल इन्वेस्टर का बढ़ रहा है। कुछ जो पुराने निवेशक थे जो लमसम में है, वो शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और इसमें भी आपका जो दूसरा सवाल है कि लार्ज कैप में जो सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर, बैंक, इनका जो बोलबाला है, वेटेज ज्यादा है बिकॉज ऑफ फ्री फ्लोट, वहां पे साल 2 साल में कोई बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आए हैं। तो थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया इन्वेस्टर्स का जो वेट कर रहे थे। और जो स्मॉल एंड मिड कैप्स है, वहां पे कंपनियां अच्छा कर रही हैं। हमारे खुद के पोर्टफोलियोज में काफी अल्फा जनरेट हुआ है बिकॉज हम थोड़ा मिड और स्मॉल कैप्स में ओवरवेट हैं। और वही कारण है कि लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं, ग्रोथ कंपनीज हैं, वो शायद छोटी और स्मॉल और मिड कैप्स कंपनीज जो क्लासिफिकेशन है उसमें ज्यादा है। देखिए, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है लार्ज कैप्स का, वो केवल 100 कंपनियां ही हैं। 4-5 सालों में कंपनियों का स्केल काफी बड़ा हो गया है। तो छोटी, स्मॉल और मिड कैप पहले कंपनीज थी, वो काफी बड़ी हो गई है, 3-4-5 गुना हो गई है साइज में। लेकिन क्योंकि केवल 100 कंपनियों को ही हम लार्ज कैप कहते हैं, इसलिए वो अभी भी स्मॉल और मिड कैप्स में काउंट हो रही है। अगर हम सही नजरिए से देखें तो ये कंपनियां भी लार्ज कैप बन गई हैं और स्मॉल कंपनीज भी काफी मिड कैप बन गई हैं। तो इनमें रिस्क काफी कम हो गया है और ग्रोथ जो है नए सेक्टर्स का, ये उसमें ज्यादा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इस टाइप की कंपनियां लार्ज कैप में काफी कम है और मिड और स्मॉल कैप्स में ही ज्यादा है। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि जो इंडिया का ग्रोथ है, वो ज्यादा ग्रोथ, अर्निंग्स का जो ग्रोथ है कॉर्पोरेट सेक्टर का, फास्टनेस ऑफ ग्रोथ जो है वो टिपिकली स्मॉल और मिड कैप्स में है। इसलिए उनका रुझान स्मॉल और मिड कैप फंड्स की तरफ ज्यादा जा रहा है, ना कि लार्ज कैप, जहां से उनका रुझान थोड़ा कम हो रहा है। सर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप हमने देखा है जब वॉलेटाइल होते हैं तो कई बार निवेशकों को फंसा देते हैं। अब इस तरह मिड और स्मॉल कैप में पैसे लगाना और लार्ज कैप से निकाल लेना, कहीं फोमो के चक्कर में बड़ा रिस्क तो नहीं है ये? देखिए, इक्विटी मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें वॉलेटिलिटी होती है। कुछ सालों के रिटर्न शायद एक साल में ही आ जाते हैं और उसके बाद मार्केट शायद करेक्ट करे, टाइम करेक्ट करे या प्राइस करेक्ट करे। इसमें क्या होता है कि कंपनियां ज्यादा है, 150 मिड कैप कंपनीज हैं और करीब 4,000 कंपनियां स्मॉल कैप में काउंट होती है। 2,000 करोड़ के जो मार्केट कैप है, उससे ज्यादा करीब 1,000 कंपनियां, 1,100 कंपनियां हैं। ये जस्ट बिकॉज कि हम निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें निवेश करना चाहिए। ये फंड मैनेजमेंट जो है, ये एक्सपर्ट्स का काम है। लोग उसमें अपनी पूरी लाइफ टाइम लगा देते हैं, 25-30 साल डिवोट करते हैं, टीम्स बनाते हैं, कंपनियों से मिलते हैं, रिसर्च कंपनियां हैं, ब्रोकिंग कंपनी से रिसर्च लेते हैं, काफी एनालिसिस करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, सर्वाइव करेगी और कौन सी कंपनी शायद अपने इरादों पे मुकाम ना कर सके।
तो ये अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपको एक बहुत ही मामूली फीस के देने के बाद आपको उनके एक्सपीरियंस का, उनके फंड मैनेजमेंट का जो एक्सपर्टीज है उसका फायदा आप उठाएं और आप म्यूचुअल फंड्स में डालें। तो आप सही कह रही हैं कि जो स्मॉल कैप्स में उसमें कुछ कंपनियां शायद अपने मुकाम पे ना पहुंचे और शायद उनमें इन्वेस्टर्स का लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मंझे हुए खिलाड़ी, मंझे हुए म्यूचुअल फंड के साथ अगर जाएंगे तो आपका वो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी लॉस की। और आप अगर लंबे समय तक बने रहेंगे एक अच्छे फंड मैनेजर के साथ में तो आपको अल्फा भी जनरेट हो सकता है और कंपाउंडिंग भी हो सकती है। तो आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक एडवाइजर और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जो मौका है उसे गंवाना नहीं चाहिए। ओके सर, थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल है इसलिए मिड कैप की वैल्यूएशंस को लेकर के भी चिंता है, लेकिन इस पर आने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि क्या मार्केट में करेक्शन आ सकता है। ये एक्सपेक्टेशन है कि एक बार फिर से बड़ा करेक्शन बाजार देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है बाजार, इस समय दबाव में है। देखिए मार्केट में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। रिस्की का मतलब ये है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको क्या करना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पर परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये एक फंड मैनेजर का काम है। फंड मैनेजर, जो मैं अपने फंड मैनेजर से बात करता हूँ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड में, तो उन्हें लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसा कि आपने कहा कि मिड कैप की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा ऑप्टिकली ज्यादा दिखते हैं, जी। लेकिन उनमें जो ग्रोथ, अगर उन कंपनीज में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो भी काफी हाई है। अगर वो ग्रोथ वो कंपनीज एग्जीक्यूट कर पाती हैं तो ये वैल्यूएशन साल 2 साल में आपको सस्ता लगने लगेगा। तो बिकॉज ग्रोथ है इसलिए वैल्यूएशन है। जिस कंपनी में ग्रोथ नहीं है उसमें निवेश नहीं करना चाहिए हाई वैल्यूएशन पे। और ये काम जो है वो फंड मैनेजर्स हमारा बखूबी समझ के करते हैं। इसलिए मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, किसी भी टाइम पे किसी भी दौर में इक्विटी मार्केट का रिस्क आप हटा नहीं सकते, कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो जब ग्लोबली एनवायरनमेंट थोड़ा खराब होता है, अनसर्टिनिटी बढ़ जाती है, तो लोगों को लगता है कि शायद करेक्शन आएगा। वो आएगा कि नहीं आएगा, कौन से सेक्टर में आएगा, कौन सी कंपनी में आएगा, ये काम हमारे फंड मैनेजर्स बखूबी कर सकते हैं। उनको उस काम को करने का एक्सपीरियंस है और पैशन है। तो मेरे ख्याल से करेक्शन आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको इसका एडवांटेज लेना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करके बने रहना चाहिए। और सर, अगर न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है कोई नया निवेशक है, बाजार में पहली बार आ रहा है, मिड कैप या स्मॉल कैप से शुरुआत करना कितनी समझदारी है? देखिए ये आपकी जो एक्सपेक्टेड टाइम होराइजन है, आप किस अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप 10-15 साल के लिए नए निवेशक हैं तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उनकी आयु भी कम होगी, 20-25-30 साल के होंगे, तो वो नेक्स्ट 20-25 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि वही पैसा इसमें निवेशक को लगाना चाहिए जिसका नेक्स्ट 5-10 सालों तक उसका कोई यूज नहीं है, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास पड़ा है तो वो आप लगाएं। और आप बेझिझक स्मॉल मिड कैप्स पे लगाएं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबे समय तक है। और दूसरी चेतावनी ये है कि आप खुद करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो अच्छे फंड्स कर रहे हैं, एक सलाहकार, एक एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली अच्छा रहेगा। इंडिया में जो ग्रोथ है, मिडिल क्लास का जो ग्रोथ है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, ये मेरे ख्याल से किसी भी बड़ी इकोनॉमी से दुनिया में नेक्स्ट 5-10 सालों तक बरकरार रहेगा। और उसमें सेक्टर्स खुलेंगे, कंपनीज लिस्ट होंगी, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उनका प्राइस ग्रोथ होगा, तो उसमें आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। एक निवेशक के दौर से आपको एक प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से आप खुद ना करें तो वो बेहतर रहेगा। जी। पोर्टफोलियो एलोकेशन या फिर मार्केट कैप एलोकेशन की जो टेंशन है इस समय इन्वेस्टर्स के पास, क्या फ्लेक्सी कैप फंड जैसे फंड्स इस टेंशन को कम कर सकते हैं? देखिए फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है उसमें करीब 70% वेटेज जो इंडेक्स है वो 70% इंडेक्स करीब लार्ज कैप्स की तरफ उसमें एलोकेशन है। तो फ्लेक्सी कैप में एक और चीज क्या है कि जो फंड मैनेजर है
वो अगर इंडेक्स के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करे तो उसका 30% स्मॉल एंड मिड कैप में रहेगा और 70% के आसपास लार्ज कैप में रहेगा। जी। लेकिन फ्लेक्सी कैप पे जैसा कि नाम दर्शाता है कि फ्लेक्सिबल है, फंड मैनेजर को पूरी छूट रहती है कि अगर उसे लगे कि लार्ज कैप्स का वैल्यूएशन कम हो गया है और स्मॉल और मिड कैप्स में वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप्स में डाल सकता है या किसी भी कॉम्बिनेशन में डाल सकता है, लार्ज मिड और स्मॉल के। तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कैटेगरी है और इसमें निवेशकों को इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे फंड मैनेजर्स में निवेश करना चाहिए जो एक्टिव कॉल्स लेते हैं, सेक्टर रोटेशन करते हैं और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं, कभी लार्ज कैप में, कभी डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव वैल्यूएशंस, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो आप फ्लेक्सी कैप से डेफिनेटली बहुत अच्छी कैटेगरी है और इसमें ये आपका जो टेंशन की आप बात कर रही हैं, ये टेंशन दूर करके अपना टेंशन आप जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर है आप उसको दे दीजिए, ये टेंशन उसको हो जाए। जी। लेकिन सर अगर पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इस तरीके के फंड्स हैं और फ्लेक्सी कैप क्योंकि बहुत पॉपुलर हो रहा है इस समय, फ्लेक्सी कैप फंड निवेशकों के बीच में लोगों के नजर में आया हुआ है, अगर अब इस तरीके के पोर्टफोलियो में जहां पे ऑलरेडी आपके पास लार्ज, स्मॉल या मिड कैप फंड्स है वहां पे फ्लेक्सी कैप ऐड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होगा या ओवरलैप हो जाएगा? ये देखिए, जो भी पैसा आप हमारे फंड मैनेजर्स को देते हैं वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में ही डालते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से कोई डाइवर्सिफिकेशन ही होगा, इसमें ओवरलैप नहीं होगा। बट ये जो आप जब स्टॉक सिलेक्शन या फंड सिलेक्शन करते हैं, ये एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप अगर आप जाएंगे, सेबी एमफी रजिस्टर्ड एआरएन होल्डर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाएंगे, तो वो आपको प्रॉपर सलाह दे सकते हैं बिकॉज वो रिसर्च करते हैं कि किसमें कितना ओवरलैप है और किसमें कितना वॉलेटिलिटी है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक स्पेशलिस्ट को अगर आप देंगे तो आई थिंक वो आपका काम हो जाए। मेरे ओके ख्याल से सर, एक डाइवर्सिफिकेशन है, ओवरलैप नहीं है। ओके सर, एक आखिरी सवाल, बाजार जिस तरीके की वोलेटिलिटी दिखा रहा है, अगर आने वाले जो शॉर्ट टर्म में आपने भी कहा कि अभी नियर फ्यूचर में जो है वो वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट, अगर लॉन्ग फ्यूचर देखें तो ऑप्टिमिज्म जरूर दिखाई दे रहा है बाजार में, 6 महीने की बात करते हैं, अगर बाजार वॉलेटाइल रहा तो अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? 3 अगर ऑप्शंस हम लेकर के चले, स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी जारी रखनी चाहिए या फ्लेक्सी कैप पर ही खाली भरोसा कर लें और बाकी के जो कैप्स हैं उनमें से अपना एलोकेशन थोड़ा कम कर दें, या फिर मल्टी एसेट फंड के जरिए पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, क्या करना चाहिए? अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से मल्टी एसेट फंड्स भी अच्छे हैं बिकॉज उसमें गोल्ड का भी एक वेटेज मिलता है। हालांकि गोल्ड मेरे ख्याल से 10 से 15% ही गोल्ड रहता है उसमें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सिचुएशन अनसर्टन रहे तो गोल्ड थोड़ा अप्रिशिएट कर जाए और इक्विटी मार्केट उतना अच्छा ना कर सके। तो डेफिनेटली मल्टी एसेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और स्मॉल, मिड, लार्ज, फ्लेक्सी कैप में आप इतनी दुविधा में ना पड़े। मेरे ख्याल से एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे और मेरे ख्याल से अगर आपके पास लंबा समय है इन्वेस्ट करने का तो स्मॉल एंड मिड कैप्स का जो भविष्य है वो काफी अच्छा है, प्रज्वलित है। तो मेरे ख्याल से अगर आप 5-7 साल के इन्वेस्टर हैं तो आपको बेझिझक स्मॉल और मिड कैप के इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और अगर बीच में घटाव आता है तो आप अपने मार्क टू मार्केट से चिंता ना करें और आप कोशिश करें कि और जो पैसे हैं आप उसे इन्वेस्ट करें। जी सर, मैंने आपसे आखिरी सवाल कहा था बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने बहुत सारे पोर्टफोलियोज देखे होंगे, अच्छा खासा लंबा करियर रहा है आपका, बहुत सारे पोर्टफोलियोज आप रोजाना गो थ्रू करते होंगे, एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होता है? कितना परसेंट किस तरीके के फंड्स में होता है, कितना परसेंट किस तरीके के एसेट क्लास में होता है? एक आइडियल पोर्टफोलियो बेहतर समझदार इन्वेस्टर का कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आइडियल पोर्टफोलियो के 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो उसमें एक रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए आपको। अगर आपके कुछ खर्चे हैं तो रेगुलर इनकम अगर आती रहे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसे खर्चना है या उसे आपको निवेश करना है। दूसरा, जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए ऑन अ पोस्ट टैक्स बेसिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो तीसरा, इसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए और ये टैक्स एफिशिएंट होना चाहिए। जी। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको मद्देनजर रखनी है। मेरे ख्याल से अगर फैमिली का पैसा है, फैमिली की फॉर्च्यून है, तो उसे मेरे ख्याल से 40 to 50% रेगुलर इनकम जनरेटिंग
बॉन्ड्स, इंश्योरेंस कंपनी, एफडीज, जो भी आपका टैक्स बेनिफिट हो आपके सूट करता है, उसमें आपको रखना चाहिए। 50% आपको इक्विटीज में रखना चाहिए, और इक्विटीज में मैं गोल्ड को भी इंक्लूड कर देता हूँ कि 10% गोल्ड होना चाहिए, और बाकी इक्विटी में होना चाहिए। और इक्विटी में जो फ्लैगशिप फंड है वो फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में होना चाहिए, और करीब आधा आधा स्मॉल और मिड कैप में होना चाहिए। तो 100 रुपए में 50 रुपए फिक्स्ड इनकम, 5 रुपए गोल्ड, बचे 45 रुपीज, उसमें करीब 20 रुपए आपके होने चाहिए लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप में, और 15 जो बच गए 25 रुपए वो मिड और स्मॉल कैप में होने चाहिए। तो आइडियल पोर्टफोलियो का फॉर्मूला मिल गया है आप लोगों को कि कितना पैसा कहाँ रखें, किस परसेंटेज में अपनी इनकम को एलोकेट करें ताकि आपका पोर्टफोलियो बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत सारी चीजें एसआईपी की दुनिया से हमें क्लियर हुई हैं, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया से क्लियर हुई हैं। आई बिलीव कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये एपिसोड काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।